अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस वक्त जब आपसे हमारी बात हो रही है तो आई एम श्योर कि पूरे पाकिस्तान में जितने जो पेट्रोल स्टेशन हैं वो आपको ज़्यादातर खाली नज़र आ रहे होंगे, और वजह उसकी ये है कि जैसे ही तारीख बदलेगी, यानी कि रात के 12 बजेंगे, तो जो हुकूमत ने आज ऐलान किया है तेल की कीमतों में एक बड़ी कमी का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमत में कोई 74 रुपये फ़ी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में कोई 67 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया। और ये बुनियादी फ़र्क होता है जब जंग हो रही होती है या फिर अमन होता है, और जब अमन आता है तो उसके ये समरात होते हैं। वजह बिल्कुल आपको पता है कि इस हफ्ते जो एक तारीखी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे इस्लामाबाद MOU का नाम दिया गया है, जब ईरान और अमेरिका के दरमियान उस पर दस्तखत हुए, तो उसके बाद से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में तेज़ी से जो कमी है वो हो रही है। और अब उसके जो समरात हैं वो भी हुकूमत ने फैसला किया है कि आम आदमी को यहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाएँ। तो शहबाज, ये जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, इसके हवाले से पहले ही इंडिकेशन आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब किया था, उन्होंने दी थी। तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो तेल की कीमतें चल रही हैं और ये कीमतों में जो इस कमी का ऐलान किया गया है, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं या स्टिल अभी भी मार्जिन है गवर्नमेंट के पास? अगर चाहती गवर्नमेंट तो मजीद इसमें डिक्रीज कर सकती थी। कामरान, ये पहली दफा हुआ है कि जितना आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हुई है उससे ज्यादा हुकूमत ने कमी की है। दिस इज द अदर वे। अच्छा, उसमें अगर दो बेस नंबर्स अगर आप देख लें, एक बेस नंबर ये है कि आपका पेट्रोलियम लेवी का रेट क्या होगा, और दूसरा ये है कि जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें थी जो आपको कराची पोर्ट पे फिर और ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारे मार्जिन डाल के आपकी प्राइस बनती है, वो क्या होगी। अगर तो पेट्रोलियम लेवी को देखा जाए, अमूमी तौर पर हुकूमत की पिछले चंद दिनों में यही एक कोशिश रही है, बल्कि जब से ये जंग का सिलसिला शुरू हुआ था तो पेट्रोल के जो सारिफिन थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हुकूमत ने एक दबाव डाला प्राइसेस का। जो डीजल की प्राइसेस थी उसमें आलमी मंडी के मुकाबले में कम इजाफा किया, और पेट्रोल की जो प्राइसेस थी उसमें आलमी मंडी के मुकाबले में माजी में ज़्यादा इजाफा होता रहा। और ये जो इजाफा या कमी होती थी इसको पेट्रोलियम लेवी से एडजस्ट किया जाता रहा। इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में भी की। आज जो पेट्रोलियम लेवी का रेट है डीजल पे और पेट्रोल पे, वो 80 रुपए फी लीटर दोनों मसनूआत के ऊपर हुकूमत ने कर दिया। और उसके बाद जो कमी है वो अब सबके सामने है। 74 रुपए फी लीटर जो कमी कर दी गई है पेट्रोल की कीमत में, और 67 रुपए फी लीटर डीजल की प्राइस में कमी कर दी गई है। जो प्राइस जो फ्लक्चुएशन हुई है आलमी मंडी में, उससे ये कीमत ज़्यादा कम की गई है। अब इसके ऊपर पिछले 2-3 दिन से ये हम सोर्सेज से जो हमारी बात हुई, हमें पता चल रहा था कि कीमतें कम हो रही हैं, बट कितनी हो रही हैं और कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर हुकूमत के अंदर काफ़ी डिस्कशन होती रही। एक इसमें जो फंडामेंटल प्रपोजल ये था कि जब जंग शुरू हुई उसके बाद हुकूमत ने जो तेल की कीमतों में इजाफा किया था वो कोई 20% या 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया था। उस वक्त कुछ 266 रुपए जो कीमत थी उसकी पेट्रोल की थी, और 281 रुपए फी लीटर जो प्राइस थी वो डीजल की थी। अब इन हुकूमत का ये ख्याल था कि कम से कम 55 रुपए फी लीटर तो इजाफा होना चाहिए, जिस तरीके से कमी हुई है। जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुई उसकी वजह से जो कमी बन रही थी दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर, वो 60 रुपए फी लीटर बन रही थी। अब ये जो 60 से जो सफ़र हुआ 67 रुपीज़ का डीजल का और फिर 74 रुपीज़ पेट्रोल का, ये कहाँ से आया पैसा? सब्सिडी अभी भी कोई नहीं दी गई। एक चीज़ गालिबन जो शायद पहले मीडिया में इसके ऊपर बात नहीं हुई, हुकूमत ने एक फंड बनाया था। जब ये जंग शुरू हुई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गई मुख्तलिफ वेसल्स के लिए, जिसमें कुछ अर्सा के लिए ख्याल ये था कि पाकिस्तान की शिप्स भी अफेक्ट होंगे, पाकिस्तान की शिप्स उस तरीके से अफेक्ट नहीं हुए। जो सप्लाईज थी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई, जो वहाँ से सप्लाईज आनी थी वो फिर ऑल्टरनेट रूट्स के ऊपर चली गई, जिसमें एक जो यानबू की जो पोर्ट थी सऊदी अरेबिया की, वहाँ से भी सप्लाईज आनी थी। तो हुआ ये कि जो सप्लाईज हमें अदर देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से मिलनी थी, उसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी। तो हुकूमत ने एक फार्मूला तय किया, ये हम खबर दे रहे हैं, हुकूमत ने एक फार्मूला ये तय किया कि अगर सप्लाई आपको ले दी जाए इसी रूट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, ईरान से बात करके, और आपको प्राइस चार्ज हो याम्बू की, ठीक है। अब जो डिफरेंस है एक्चुअल का और जो प्राइस चार्ज होगी उसका जो फर्क आएगा, उसका 85% एक फंड में जाएगा
और 15% वो जो कंपनी होगी ऑयल इंपोर्टिंग, उसको उसका बेनिफिट चला जाएगा। तो कुछ 4 अरब रुपए से ज्यादा इस फंड में पैसा इकट्ठा हुआ था। वो जो 4 अरब रुपए से ज्यादा का बेनिफिट था, उसके ऊपर ये ख्याल था कि कुछ हुकूमत के लोगों का ये ख्याल था कि अभी सारा पास ऑन ना करें, अभी जितना आलमी मंडी में रिडक्शन आई है उतना ही पास कर दे, 60 रुपए फी लीटर दोनों मसनूआत के ऊपर। और दूसरा व्यू ये था कि नहीं, अब अगर इंक्रीज करना तो बैंक के साथ आप उसको अगर रिड्यूस करें तो बैंक के साथ उसको रिड्यूस करें, ताकि फिर वो लोगों को फील भी हो कि हाँ हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिया। तो इसी वजह से 13 रुपए फी लीटर से ज्यादा जो कमी की गई पेट्रोल में, वो फंड से पैसा लिया गया, और 7 रुपए फी लीटर जो कमी हुई है डीजल में, वो भी उस फंड से पैसा यूटिलाइज हुआ। तो अगर ये फंड्स के वहां पे अवेलेबल ना होते तो जो कमी थी दोनों मसनूआत में, वो 60 रुपए फी लीटर होना था। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि एक MOU हो गया है और होपफुली ये तो खैर आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं तो कीमतें उस हद तक आ जाएं जो जंग से पहले थी। इसमें गवर्नमेंट ने एक और भी काम किया था, जब ज़रा कीमतों में इजाफा हुआ तो ज़रा तेल की मुख्तलिफ मसनूआत है, मसलन जिस तरह हाई ऑक्टेन है, तो हाई ऑक्टेन पे उन्होंने जो मेरे ख्याल में 200 रुपए 300 रुपए फी लीटर लेवी लगा दी थी। क्या वो बरकरार अभी भी है या उसको भी फिर वो नॉर्मल उसमें कंसीडर करेंगे? अच्छा, वो डीरेगुलेटेड प्राइस है, उसको मैंने देखा नहीं है, उसको कल के प्रोग्राम के लिए हम उसको देख लेंगे, किसी से बात करेंगे कि उसके ऊपर क्या पोजीशन। तो लेवी तो टैक्स है ना, वो उस पे तो डीरेगुलेट हो भी। तो अंदर हमारे यहाँ कामरान एक माइंडसेट ये हो गया है कि जिसके पास कोई महंगी गाड़ी है, कोई एक्सपेंसिव फ्यूल अफोर्ड कर सकता है, उसको और ज्यादा सजा दी जाए। अगर वो महंगा कपड़ा पहन रहा है तो उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो 25% है, अगर आप नॉर्मल कपड़ा ले रहे हो तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स 18%। ये कोई तरीकेकार नहीं होता। अगर किसी के पास कुछ सेविंग्स आई है अपना इनकम टैक्स देने के बाद, जिसको उसको जिधर मर्जी वो खर्च करे। ये हाई ऑक्टेन, पहले तो ये कॉन्सेप्ट यही होता है ना कि बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियों, अब जो नए इंजन आ रहे हैं उसमें हाई ऑक्टेन रिकमेंडेड है, नॉर्मल उसमें हाई ऑक्टेन रिकमेंडेड 1600 सीसी के ऊपर जो गाड़ी है आप उसमें हाई ऑक्टेन आपको यूज करना है। खैर उसमें जरा क्लैरिटी। इसके अंदर एक और जो चीज है काम, ये जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है, बिफोर हम उस तरफ जाए जहां पे ये सारा झगड़ा सारा शुरू हुआ और फिर उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज है, जो मैक्सिमम इंक्रीज पेट्रोल की प्राइस में आया इस क्राइसिस के दौरान, वो कोई 160 रुपए फी लीटर तक उसमें एक इंक्रीज आया था। जो मैक्सिमम प्राइस आपको याद है कि 459 रुपए फी लीटर पेट्रोल की एक दिन के लिए हो गई थी, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया कि डीजल के ऊपर उन्होंने सब्सिडी पेट्रोलियम लेवी जीरो कर दी और पेट्रोल के ऊपर उन्होंने बढ़ाकर एकदम उसको 160 रुपए फी लीटर करे। तो जो पेट्रोल की प्राइस थी वो 460 रुपए फी लीटर चली गई थी। फिर पब्लिक रिएक्शन आया, सब्सिडी में उस लिहाज से कमी कर दी गई, तो वो प्राइसेस फिर वापस आना शुरू हो गई। डीजल की जो प्राइस थी मैक्सिमम वो 521 रुपए फी लीटर तक भी गई है। तो आज डीजल की प्राइस जो है वो 311 रुपए फी लीटर है, पेट्रोल की प्राइस तकरीबन 300 रुपए फी लीटर है। तो ये एक स्टार्ट है। और कुछ लोगों की तरफ से ये बात आ रही है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में ज्यादा कमी और पाकिस्तान ने कम पास ऑन की, ऐसी बात नहीं है। आज भी जो ब्रेंट क्रूड है, जो कि हमारे लिए उस तरीके से रेफरेंस प्राइस नहीं है, हमारा फार्मूला मुख्तलिफ है, तो ब्रेंट क्रूड आज भी 80 रुपए है। और हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट है डीजल का प्राइस के आलमी मंडी में, उसको देखने की जरूरत है। और पेट्रोल की, डीजल की एक वक्त में $185 फी बैरल पे गई है और पेट्रोल की गई थी 150 के। इसमें एक जो चीज़ अब देखने वाली है कि ज़ाहिर इतना मैसिव जो डिक्रीज आया है, आपने बताया कि मैक्सिमम कितनी प्राइस गई थी। हमारे यहाँ होता है कि ज़ाहिर जब तेल की कीमतें, डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर ज़ाहिर है कि बाकी जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, तमाम चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। क्या गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि वो फिर उसमें भी रिडक्शन हो? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे गवर्नेंस के जो मैकेनिज्म है वो काफी कमजोर है। अब असूली तौर पर तो ये बनता है कि जिस तरीके से प्राइसेस, अगर आप रिडक्शन देखें ना, आज 20% जो प्राइस कम हुई है वो पेट्रोल की हुई है, और पेट्रोल की पहले भी कीमतें कम हुई हैं। फिर डीजल की कीमत में 18% कमी हुई है। तो कल एटलीस्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में ऑन एन एवरेज 18% जो है वो कमी होनी चाहिए। पेट्रोल एज सच पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज नहीं होता, बट जहां जहां पे भी यूज होता है आप उसका इंपैक्ट सब्जियों में, फ्रूट्स में। कामन बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक जो चीज़ है ना, जब क्राइसिस आता है, इसके ऊपर आज बड़ी बात भी हो रही है। हुकूमत का जो किरदार था पेट्रोलियम लेवी के ऊपर, मैंने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को किया कि आप ये गलत कर रहे हैं। आप आलमी मंडी की कीमत जरूर लें, फिस्कल स्पेस नहीं है, बट ये ना करें कि आप लेवी। तो जहां पे क्राइसिस के ऊपर हमने क्रिटिसाइज पे, जो एक पॉजिटिव पॉइंट सारे क्राइसिस का रहा है कि हुकूमत ने वक्त पर फैसले किए। प्रोबेबली वी आर द फर्स्ट वन जिसने हुकूमत के इस फैसले को सपोर्ट किया कि जब 55 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया था जंग के बाद, जब लोगों ने ये तनकीद की कि जी आप क्यों प्राइस बढ़ा रहे, जब आपने नई प्राइस के ऊपर इंपोर्ट भी नहीं किया, तो हुकूमत के कुछ कंसर्न ये थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो शायद इंपोर्ट ना करें, फिर एक क्राइसिस आ जाए। सप्लाई चेन्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए 3 लोगों ने बड़ा अहम किरदार किया। प्राइम मिनिस्टर का तो होता ही है, बीइंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो टाइमली फैसले लिए।
इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल किए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुला रहा पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए शायद बंद था, और फिर हमने फंड्स बिल बना लिया, उसकी वजह से कुछ 4 अरब रुपया भी इकट्ठा कर लिया, और फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर का अली परवेज़ का भी इसमें रोल है। तो इन लोगों का एक पॉजिटिव रोल इसके अंदर रहा है, दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। हैविंग सेड दैट, अब ये जो 80 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल की प्राइस आ गई है, यहाँ से अब हुकूमत को चाहिए कि इस लेवी का रेट अगर कम नहीं कर सकते तो कम से कम इसको बढ़ाए मत, इसको मेंटेन करें। इसके बाद जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन आती है प्लस माइनस फर्दर भी डिस्कशन करेंगे, काफी एक्सटेंसिव हमने इस पे कर लिया। लेकिन जो इसकी वजह है कि जो ये तेल की कीमतों में मैसिव आपको कमी देखने को, वो है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए बुध के रोज। वैसे तो ये तकरीब आज होना थी, फ्राइडे यानी कि जुमे को, स्विट्जरलैंड का एक सियाती मकाम है बर्गनस्टॉक, वहां पर। लेकिन क्योंकि ये फैसला तब्दील किया गया, जो फैसला किया गया कि इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली, खुद अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान इस पर दस्तखत करेंगे। तो जब उन्होंने दस्तखत किए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें इसका नाम एक तो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बतौर विटनेस और बतौर मीडिएटर के उनके दस्तखत भी इस पर मौजूद हैं, जिससे क्लियरली अंदाजा होता है कि इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है। इसके अगले मरहले में आज यानी कि फ्राइडे को स्विट्जरलैंड के शहर में यानी कि बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात होने थे, यानी कि जो एक रोड मैप था कि जैसे ही MOU पर अमल दरामद शुरू होगा तो 60 डे की एक विंडो है, उसमें एक हतमी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। आज जो मुज़ाकरात होने थे वो मुज़ाकरात मनसूख हो गए हैं, और उसकी मनसूखी की जो सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि एक तरफ तो बाकायदा तौर पर MOU पर दस्तखत हुए, और उस MOU में तमाम महाजों पर जंगबंदी के लिए कहा गया था, उसमें लेबनान भी शामिल था, क्योंकि पहली जो शिक है इस MOU की वो शुरू ही यहीं से होती है। लेकिन इजराइल ने पिछले 24 घंटे में, जब से इस मुआहदे पर दस्तखत हुए, लेबनान में अपनी जो बमबारी है वो जारी रखी। पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 21 अफराद जब जहां बहाक हुए, तो ईरान के लिए वो रेड लाइन है। तो ईरान ने फौरी तौर पर कहा कि ये जो 60 डे की विंडो है, जो आगे हमने बढ़ना है, इसको फौरी तौर पर हम मुलतवी करते हैं। और ईरान का ये कहना है कि उनकी जो मुज़ाकराती टीम है, जिसकी सरबराही ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर कर रहे थे, उसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी जाना था, तो वो अब नहीं जा रहे। इसी तरीके से अमरीकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, उनका दौरा भी मुलतवी हो गया है। और पाकिस्तान की एडवांस टीम, कतर और बाकी जो ममालिक इन्वॉल्व थे, वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके थे। और आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने भी इसकी तस्दीक की कि क्योंकि उनका ये कहना था कि मुहर्रम की वजह से ये जो मुज़ाकरात हैं मुलतवी किए गए हैं, कोई बड़ी रुकावट नहीं है, और ये मुज़ाकरात बिल्कुल होंगे आगे चल के। लेकिन ओवरऑल जहाँ तक लेबनान वाली बात है, आई थिंक ये की एलिमेंट है। तो उसके हवाले से भी बेशक 24 घंटे में जो भी इजराइल ने बमबारी की लेबनान के ऊपर, तो अभी जो इत्तलात हैं कि बाकायदा तौर पर इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी जो है वो हो गई है, और इसमें कतर ने मिलकर अमेरिका और ईरान और इजराइल के साथ इसके हवाले से एक मफाहमत करवाई है। अब इजराइल उसके ऊपर किस हद तक कार्बन रहता है, क्योंकि इजराइल को ये डील एक्सेप्टेबल नहीं है जो वहाँ पर इस MOU को लेकर के शोर है, वहाँ पर जो कुछ वुज़रा हैं जिस तरीके के बयानात दे रहे हैं, उस पर तो अब अमरीकी हुकाम भी बिल्कुल सीख पाए हैं। और जो बयानात आ रहे हैं, शायद आपको यूजुअली उस तरह के अमरीका में इजराइल के खिलाफ इस तरह के बयानात नहीं मिलते। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर इन डिटेल डिस्कशंस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद हैं। ईरान अमेरिका के दरमियान जो इस्लामाबाद MOU साइन हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ईरान के सदर के साथ कल टेलीफोन पर रब्ता हुआ था, और आज शाम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। और ये रब्ता इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपेरेंटली एक हिकअप आपको नज़र आ रहा है लेबनान को लेकर के, और जो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है, तो उसमें बताया गया है कि दोनों रहनुमाओं ने जो करंट सिचुएशन है इलाकाई, उस पर डिस्कशन की है। और ख़ास करके जो इजराइल लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसके हवाले से डिस्कशन हुई है, ये उन्होंने जिक्र किया है। बट ओवरऑल आई थिंक जहाँ तक इस MOU का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी मेरे ख्याल में अचीवमेंट है। बहुत से लोग आप कह सकते हैं कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उनको कि जो हालात चल रहे थे कि ये डील हो पाएगी, और खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र भी किया कौमी असेंबली में। आगे चल के आपको बताएंगे कि कितनी इसमें मुश्किलात हुई। लेकिन इस डील को लेकर के अमरीकी सदर ट्रंप, उनका क्या मौक़िफ़ है, आइए पहले वो सुनते हैं।
अमरीकी सदर ट्रंप दिफा कर रहे थे जो ईरान के साथ उन्होंने मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए इस डील को लेकर के क्या कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक सिवाय एक दो मुल्कों को छोड़कर पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मौतरफ है, और जो जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अभी के जिस तरीके से ईरान के सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, इसके हवाले से मेरी भी जो हमारा जो एम्बेसी है तेहरान में एक डिप्लोमेट से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि इतना ओवरवेलमिंग पाकिस्तान के हक में इस वक्त सेंटिमेंट है कि शायद उसको जो सिफारती मरासला होता है या डिप्लोमेटिक केबल है या जो कॉमेंट्री है उसमें आप समो नहीं सकते। हर जगह कोई भी अगर एक पाकिस्तानी ईरानी को नज़र आता है तो वो स्पॉन्टेनियसली वो अक्रॉस द बोर्ड वो पाकिस्तान जिंदाबाद के वहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। तो दिस इज़ वन एस्पेक्ट कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक गुडविल ईरान के अंदर भी और ओवरऑल दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान की एक नेकनामी साबित हुई है, बिकॉज हम अनफॉर्चुनेटली माजी में इंटरनेशनल अगर हेडलाइंस में रहे फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, एंड दिस इज अ रेयर ओकेजन फॉर राइट रीजंस हम इंटरनेशनल हेडलाइंस। कामरान, जो कुछ पाकिस्तान ने गेन किया डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, अब इसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, और अभी भी चैलेंजेस जो हैं वो कम नहीं हैं। ये पहला स्टेप था, जो हतमी जो चीज़ होगी वो कंक्लूजन ऑफ द फाइनल एग्रीमेंट जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और पाकिस्तान को इसके अंदर एक रोल रहेगा। एज ए मीडिएटर पाकिस्तान ने साइन किए हैं, प्रोबेबली नो वन वुड हैव थॉट दैट। जब से आप देख रहे हैं मई 2025 से लेकर ऑनवर्ड्स देयर इज वन आफ्टर अनदर सक्सेस ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट, और दिस वाज द सक्सेस जो कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि पाकिस्तान स्टेज तक जा सकता है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट जहाँ से सारी जंग का आगाज़ हुआ, जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर, और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप सदर जो हैं उनकी आपने स्टेटमेंट जो प्ले की उसके अंदर कह रहे यू विल नेवर हैव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन अगर ये मुआहिदा ना होता तो। मतलब द एंटायर थिंग वाज बॉइल्ड डाउन टू दिस सिंगल पॉइंट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो कि इन अ वे एक न्यूक्लियर उसके पास एक जो ऑप्शन आ गई, विदाउट हैविंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के पास इससे बड़ी कोई चॉइस नहीं हो सकती। तो उसके हाथ में जिस तरीके से और जिस इफेक्टिवली ईरान ने इसको उसका इस्तेमाल किया। कमिंग टू द मेन पॉइंट जो अब है इसमें, पहला एक पॉइंट तो हो गया जी कि एन एंड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑन ऑल फ्रंट्स, जिसके अंदर एक हिकअप भी आया लेबनान और इसराइल वाला, और गलबन उसके ऊपर जैसे भी आप बता रहे जो अब खबरें आने कि उसमें भी एक इत्तेफाक हो गया, फिर इत्तेफाक हो गया। बट इसराइल की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि कभी भी अमन नहीं चाहता, इसराइल कभी भी नहीं चाहता था कि जंग बंद हो, ये इवन के एमओयू के हक में भी नहीं था। अब दूसरा जो पॉइंट है इस एमओयू का कि नो इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, तो एसेंशियली इट इज अमेरिका जो कि इंटरफेयर कर रहा था ईरान के अफेयर्स के अंदर। इसके ऊपर किस हद तक प्रोग्रेस है? नहीं देखें, मेरे ख्याल में दोनों तरफ से है, और ये एक तरह से कह लें कि ईरान की जो सॉवरेंटी है उसको एक्सेप्ट किया गया है। एंड आई थिंक ओवरऑल जो एक एनालिसिस है, अगर ये 14 नुकात देखें तो आई थिंक सिर्फ दो ऐसी नुक्ते हैं जिसके ऊपर अमेरिका को कंसेशन दी गई है। फ़र्ज़ करेंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करना है, अब उसके अंदर भी ये कैच है कि ईरान तो ये कहता है कि ये 60 दिनों के लिए ये फ्री ऑफ चार्ज या जो सर्विस फ़ी की वो बात करते हैं। उसके बाद इस एमओयू के अंदर ये बात है कि वो ओमान के साथ मिलकर वाइल रिमेनिंग विद इन द इंटरनेशनल जो लॉ है उसको सामने रखते हुए एक नया जो प्रोटोकॉल है वो तय करेंगे, लेकिन इन 60 दिनों के अंदर जो पहले वाली जो सूरत हाल है उसी के तहत उसको ऑपरेट करेंगे। दूसरा जो उसमें अमेरिका के लिए अगर कंसेशन है तो अब उसमें कोई नई बात भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ईरान तो पहले भी कहता था कि हम कोई जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, तो इसमें रीइटरेट किया गया है। और फिर दैट वाज द होल पॉइंट दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज को कर रही है, और उसमें जो एक एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसके बारे में भी कहा गया है कि कहीं जो ईरान का भी मौक़िफ़ है और इसके अंदर के वहीं पे ये डाइल्यूट किया जाएगा विद इन जो, अच्छा इसको डाइल्यूट किया जाएगा और टू द पॉइंट जहां से आईएई के जो इंस्पेक्टर्स की ज़ेर निगरानी। लेकिन ये डाइल्यूशन का उसका कुछ है कि किस हद तक, क्योंकि 90% आपको नहीं, अभी 60% है, 90% आपको वेपन के लिए चाहिए होता है। लेकिन ये तमाम ये जो न्यूक्लियर वाला इशू है, ये जो मुज़ाकरात अब होने हैं 60 दिनों के अंदर, उसमें ये तय किया जाएगा। अदर देन दैट बाकी अगर आप इसमें 12 पॉइंट्स देखें तो वो क्लियरली तमाम जो अपेरेंटली मुतालबात हैं ईरान के माने गए हैं। वो बेशक जो सॉवरेंटी की आपने बात की, लेबनान का आपने जिक्र कर लिया, फिर उनके ऊपर जितनी जो सैंक्शंस हैं प्राइमरी सेकेंडरी हर तरह की, अगर फाइनल मुआहदा हो जाता है वो रिमूव हो जाएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये इवन कि जब पहले खबरें आना शुरू हुई, स्पेकुलेशन थी कि कोई $300 बिलियन का एक रिकंस्ट्रक्शन फंड जो है वो कायम किया जाएगा जो नुकसानात हुए हैं ईरान के। और ये तो उसको ये लगा कि ये बिल्कुल ये तो मैंने भी ये सोचा कि ये तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये हमें ही शायद ये प्रोपेगेंडा है, बट दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन दैट अग्रीमेंट।
फिर बाकी भी जो कंसेशन इसकी कुछ डिटेल्स फर्दर है कि किस हद तक ये कैसे पेमेंट होगी, क्योंकि अभी तक जो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि अमेरिका डायरेक्टली इस पे कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। डू यू हैव सम इनिशियल डिटेल्स कि इसका कोई ब्रेकअप हो? देखें, जो इसमें जो बात हो रही है, इसका जो उन्होंने कहा है ना कि अगर आप उसको देखें भी कि ये बुनियादी तौर पर कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ये इस तरह का एक फंड बनाएगा। अब उस इत्तेहादी कौन है? ये गल्फ के जो कंट्रीज हैं कि वो इसमें पैसा डालेंगे। अब इसमें की क्वेश्चन है कि $300 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, लेकिन ये है कि ये उस सूरत में है कि जब कंप्लाई करेगा ईरान, लेट से कि अमेरिका के मुताबिक या बाकी जो रीजन के ममालिक हैं उनके को सामने रखते हुए। बट हैविंग सेड दैट, इवन ऑन पेपर जो ईरान अगर इस हद तक भी अपने मुतालबात बनवाने में कामयाब रहा है, तो डिप्लोमेसी के मैदान में भी उन्होंने काफी इसमें कामयाबी हासिल की। लेकिन उससे सवाल भी हुआ था डोनाल्ड ट्रंप से, किसी सियाने ने 2020 में कहा था कि वो जंग हार जाते हैं लेकिन मुज़ाकरात में जीत जाते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट एक जो बात है उसमें आई थिंक इस मौजू ने ईरान और अमेरिका के दरमियान बज़ाहिर तो एक इत्तफाक़ राय पैदा किया इन इशूज़ के ऊपर, लेकिन अमेरिका और इसराइल के जो रिलेशनशिप है उसमें आपको एक बहुत बड़ी इस वक्त दरार नज़र आती है। आपने शायद ही कभी देखा होगा कि जो अमरीकी हुकाम है इस तरीके से पब्लिकली इसराइल को क्रिटिसाइज करें, और ऑन दी अदर हैंड जो इसराइल है वो भी खुलकर और उनके कई जो मिनिस्टर्स हैं वो तनकीद कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को निशाना बना रहे हैं, खास करके उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हार्ड लाइनर बेन गोईर। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है पूरी दुनिया में उसको कंडेम किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें लेबनान को बिल्कुल तबाह कर देना चाहिए, उनको जला देना चाहिए। अगर उनकी जो हमारे उन्होंने फौजी मारे हैं और हमारी जो माओं को दुख अगर चंद को पहुंचाया, तो हमें हजारों की तादाद में ये तकलीफ जो है लेबनान की जो माएँ हैं उनको पहुंचाना चाहिए। इस पर तनकीद की जा रही है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो अमरीका है और अमरीका की जो क़यादत है, खास करके जेडी वैंस ने जो तनकीद हो रही है इस डील को लेकर के इसराइल में जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है, ये शायद आपको बहुत कम अमेरिका की तारीख में नजर आता होगा कि इतनी सीनियर लेवल की लीडरशिप इस तरीके से इसराइल को वो आईना दिखा रही है। आइए सुनते हैं कि जेडी वैंस ने किस तरीके से इस डील का दिफा किया और इसराइल में जो तनकीद हो रही है अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी सदर ट्रंप के ऊपर, कैसे उनको जवाब दिया उन्होंने। जेडी वैंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आईना दिखा रहे थे इसराइल को कि पिछले 3 महीनों में जो 2/3 अमरीकी जो हथियार इसराइल ने अपने दिफा के लिए इस्तेमाल किए वो अमरीकी हथियार थे, वो अमरीकी टैक्स पेयर्स मनी से हथियार बनाए गए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो रियलिटी है इसका अदराक जो है वो इसराइल को होना चाहिए। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इन रीसेंट हिस्ट्री। हमने ऐसा कभी नहीं देखा इसराइल और अमरीका के दरमियान इस तरीके से जो ताल्लुकात में तल्खी आई हो। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर एक्सपर्ट व्यू भी। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल नजम साहब ने, माहिर हैं बैन अल-अक़वामी अमूर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा अमरीका और ईरान के दरमियान बिलाखिर जो ये इस्लामाबाद MOU के ऊपर दस्तखत हुए हैं, आपके ख्याल में एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट थी या स्टिल बिलीव के इट्स अ लैंडमार्क डेवलपमेंट, एक सरप्राइजिंग इवेंट था ये? यार बहुत शुक्रिया कामरान, आपने इसको बड़ी क्लोजली फॉलो किया है मुझसे कहीं ज्यादा। मेरी लॉट ऑफ नॉलेज इज फ्रॉम व्हाट यू रिपोर्ट। आई थिंक कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है कि ये पिछले हफ्ते भी हो सकती थी, उससे पिछले हफ्ते भी हो सकती थी, इस्लामाबाद में भी हो सकती थी। सब्सटेंटिवली तकरीबन शक्ल हमें पता थी क्या निकलेगी या कैसी निकल सकती है, लेकिन वहां तक लाना जो है ना, दो ऐसे फरीकैन जिनका डिस्ट्रेस इतना ज्यादा हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब वो हिस्टोरिक है या लैंडमार्क नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में इसलिए है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप एंड इट इज अ नेसेसरी स्टेप, कि हर वो कदम जो इसके बाद उठना है उसके लिए ये जरूरी था ना कि कहीं तो पहुंचे। सो आई विल नॉट आई वुड से कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इट इज नॉट दी, ये गोल नहीं था, ये गोल की तरफ एक नेसेसरी स्टेप था जिसके बगैर दूसरे स्टेप नहीं उठ सकते। अब जब वो उठ ही गया है तो ये भी जिस तरह ये सरप्राइजिंग नहीं था, उसके बाद जो उसमें मुश्किलात ऑलरेडी आनी शुरू हो गई, चाहे वो इजराइल का अटैक हो लबनान में, चाहे वो उसके बाद जो है ईरान कहे कि जी हम बंद कर रहे हैं फिर से थोड़ी देर के लिए या ज्यादा देर के लिए, वो हो, चाहे वो सीज फायर हो, ये सारे भी एक्सपेक्टेड है। ये हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये एक तरह से वो है कि आपको कई बार ये जो गाड़ी है ना ये धक्का स्टार्ट होगी,
फिर कोई मुश्किल आएगी, फिर कोई धक्का देगा, फिर कोई जाके टायर चेंज करेगा। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी प्रोसेस, लेकिन यहां तक आना और खुसूसन पाकिस्तान का लाना आई थिंक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि, आखिरी में जुमला ये कहूंगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उस एग्रीमेंट में क्या है, वो तो है, लेकिन वो एग्रीमेंट तो उन दो साइड्स का है ना। पाकिस्तान के रोल के लिहाज से इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पूरी दुनिया पीछे हट गई, नो वन वाज विलिंग टू इवन ट्राई, वहां पाकिस्तान इन हिकअप्स का आना, डॉक्टर साहब जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो अब जेडी वैंस का रिएक्शन आया है, जो लेबनान के ऊपर चीजें हो रही है, फिर इसराइल के अंदर से जो क्रिटिसिज्म आ रहा है अगेंस्ट अमेरिका, उसके ऊपर जेडी वैंस का ये जो रिएक्शन कि इसराइल को जो है वो स्मेल करना चाहिए। हाउ अनयूजुअल दिस स्टेटमेंट इज कि किसी अमेरिकन जो है उनके डेप्टी, उनके जो है उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना, अमेरिका के अंदर इसको कैसे परसीव किया जा रहा है? यार देखें, लार्जर पर्सपेक्टिव में तो ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, ना सिर्फ अनयूजुअल है, अनप्रेसिडेंटेड है। जो हम देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, जो इसराइल का इमेज क्रम्बल हुआ है दुनिया भर में और खुसूसन अमेरिका में, वो तो हम आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, मतलब अनप्रेसिडेंटेड, अनइमेजिनेबल वो। और उसकी कड़ी शुरू होती है वहां से, उन स्टूडेंट्स पे जो कॉलेजों के ग्राउंड में जब गजा हुआ तो उन्होंने जब एहतजाज किया, और उसकी जो हमने जेडी वैंस की आप बात करें, उससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का तकरीर थी वहां फ्रांस में, या उसमें जो उन्होंने बात की कि जनाब एक किसी छोटे से हमले के पीछे आप बिल्डिंग गिरा देते हो और तुम्हें समझना चाहिए, ये हमने इसको अनरेवल होते हुए देखा। तो मेरे ख्याल में इस जंग की जो एक बहुत बड़ी खबर है, शायद जंग से भी बड़ी खबर है, वो ये कि ये जो एक एक्सट्रीमली अनयूजुअल इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था अमेरिका और इसराइल का, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, ये अब इसमें दरारें जरूर आ गई हैं। इसकी एक तो इंटरप्रिटेशन ये है, लेकिन आज की तारीख में इतना सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है कि अब ये हो रहा है, हर चैनल पे आपको नजर आ रहा है। वो सवाल जो लोग सोचते भी नहीं थे, सोचने से डरते थे, अब वो आपको सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बोले जाते हैं। जेडी वैंस ने क्यों कहा? पार्टली इसलिए कहा कि जेडी वैंस अब फेस बन गए हैं ईरान से एमओयू का। उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़नी है अनकरीब, एंड ही विल हैव टू फाइट इट ऑन दिस। तो इन अ वे वो भी भांप ये रहे हैं कि एक तो उनके जो बॉस हैं ट्रंप साहब भी, वो भी ऐसी बातें कर चुके हैं। दूसरा वो ये भांप रहे हैं कि मे बी द पॉलिटिकल मूड इज सच कि इससे मुझे लीडरशिप भी मिल जाए। और तीसरी जो है शायद सबसे इंपॉर्टेंट और इमीडिएट जो वजह ये है कि एक फ्रस्ट्रेशन है, ट्रंप में भी है, जेडी वैंस में भी है, अमेरिकन गवर्नमेंट में भी है, कि यार जो पार्टी जिसको हमने बनाया, जिसकी सारी कुवत हमसे आती है, जो हमारे बूते पे खड़ी हुई है, जो आइसोलेटेड है, विच इज ट्रू इस वक्त, अगर द ओनली एक्टर अगेंस्ट एग्रीमेंट इज इजराइल, ना ईरान है, ना अमेरिका है, ना चीन है, ना रूस है, ना कोई और है, राइट। सो वो जो फ्रस्ट्रेशन है कि ये हमारी सुन ही नहीं रहा, और देखें वो सिर्फ यहां नहीं सुन रहा, यहां ना नहीं सुन रहा, वो आपको याद है लबनान का भी तो एक सीज फायर था, वो कहां गया? गजा में भी तो एक पीस प्लान था, वो कहां गया? सो दैट फ्रस्ट्रेशन इज बिल्डिंग इनसाइड द ट्रंप व्हाइट हाउस के ये बड़ा। एक मुझे आखिरी, सॉरी बड़ी छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात की इजाजत दें। मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते में ये हुआ है कि एक और जंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट शुरू हो गई, चाहे वो जंग हो या कशीदगी हो, एंड दैट इज नेतन्याहू's इजराइल वर्सेस ट्रंप्स अमेरिका। इस वक्त नेतन्याहू है वो ईरान के लिए नहीं है, वो अमेरिका के लिए है, एंड इन अ वे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सिग्नल किया कि ये कहते हुए कि मेरी जो सियासी कुवत अमेरिका में है, मैं उसको यूज कर सकता हूं इस एग्रीमेंट को रोकने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी और आपकी इसके हवाले से कुछ दूसरे प्रोग्रामों में डिबेट उस तरीके से भी होती रही कि मेरा यही ख्याल था कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उनको नाराज करना, उनको डिफाई करना इसराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा। और अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से जेडी वैंस ने उनको आईना दिखाया कि आपके 2/3 जो डिफेंसिव इक्विपमेंट है पिछले 3 महीने वो अमेरिकी टैक्स पेयर्स की मनी से, अमेरिकी हाथों से बना है। तो आप इस रियलिटी को देखें। फिर एक और पॉडकास्ट में जेडी वैंस ने यहां तक कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि अगर आप 90 लाख की आपका आबादी वाला मुल्क है और आप हर सिक्योरिटी का इशू बस मार धाड़ से ही हल करेंगे। थोड़ा सा आप इस चीज को भी देखें। माय पॉइंट इज दिस कि इस जो टसल अपेरेंटली अब आपको नजर आ रही है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की जो पॉलिटिकल उसका जो भी व्हाटएवर लेगेसी है वो भी एट स्टेक है, उसने भी इलेक्शन में जाना है।
फिर ट्रंप के अपने जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह के ऊपर, हु डू यू थिंक दैट अल्टीमेटली विल प्रिवेल? क्योंकि अपेरेंटली जो इजराइल से हमें वॉइसेस नजर आ रही हैं वो तो बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है, बड़ा स्ट्रांग एक ट्रंप के खिलाफ और जो भी उनकी बेस है उनके खिलाफ क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो। और अमेरिका में बहुत सी ऐसी वॉइसेस हैं जो उस पोजीशन को वैलिडेट करती हैं जो नेतन्याहू की है, या अगर नेतन्याहू की नहीं भी हैं, जो नेतन्याहू को नहीं भी सपोर्ट करते, वो उनकी तशवीश है एग्रीमेंट के बारे में। सो यू आर राइट। देखें, अगर मेरी इतनी औकात होती कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकता तो काश ऐसी होती कि मुझे पता हो जाए कौन जीतेगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और इस वक्त इन अ वे वेरी अनयूजुअल है। ये भी अनयूजुअल है कि जो जेडी वैंस ने कहा, ये भी अनयूजुअल है कि जो नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट कह रही है, एंड दैट इज बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई और वो दोनों एक तरह से गैम्बल कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि ये एक नई चीज है जो हमने पहले कभी नहीं देखी, इसलिए वो एनालिसिस से, हिस्टोरिकल एनालिसिस से बाहर है। देखिए, एक चीज अजीब ये हुई कि जो नेतन्याहू समझते थे कि उनकी सबसे बड़ी जीत है, यानी कि अमेरिका को बाकायदा जंग में शामिल कर देना, राइट, जो वो कई सब प्रेसिडेंट्स के साथ कोशिश करते रहे और नहीं हुई, एंड ही थॉट कि दिस वाज हिज ग्रेटेस्ट विक्ट्री, दैट हैज टर्न्ड इनटू हिज ग्रेटेस्ट डिफीट। वो एक तरह से डिफीट हो या ना हो, बैकफायर। सर, वक्त हमारे पास कम है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अपेरेंटली तो आज से 3 महीने पहले वो शादियाने बजा रहे थे कि ट्रंप को कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजी जो है लगता है कि शॉर्ट टर्म थी, वो बैकफायर की है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU के ऊपर दस्तखत हुए हैं, ये एक पहला मेरे ख्याल में मरहला है और इस मरहले तक पहुंचने में बहुत वक्त लगा। जो अगला मरहला है जिसमें बहुत अहम इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशंस होनी है और जिसे आप हतमी मुआहदे करने की बात करते हैं, तो उस पर क्या पेशरफ्त होगी, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल फेज़ है वो। ये फेज़ भी इतना आसान नहीं था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो अगला फेज़ है वो मुश्किल फेज़ है। तो क्या दोनों फरीकैन विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान एंड अदर मीडिएटर्स एक हतमी मुआहदे तक पहुँच पाएंगे, ये मेरे ख्याल में कहना कबल इस वक्त है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।